जी जी सर। हाँ जी। जी जी हाँ, स्वाब आ गया। जी सर, अब आ गया। जी। हम बात कर रहे थे। ओके, हम बात कर रहे थे बेसिकली एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की, राइट। एम्पिरिकल। सो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि अभी तक जितने हमने मोंटी कार्लो की सिमुलेशंस की हैं, रिमेंबर हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते थे और हम कहते थे कि इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे आज ही जो हमने एग्जांपल की, हमने बेसिकली 10 टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और हमने ये कहा कि पर्टिकुलर पाथ की क्रिटिकल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने देखा उनमें से एक पाथ के जो अकर हो रहा था वो 4 टाइम क्रिटिकल बन रहा था। ऐसे ही था ना। तो हम जी बेसिक जी बिल्कुल। तो हम बेसिकली कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे थे, तो हम इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे थे। सो जिसमें हम ये कह रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या हो रहा था, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जबकि न्यूमिनेटर में हम क्या कह रहे थे कि वो इवेंट अकर कितनी दफा हुआ, मीन वो पाथ क्रिटिकल कितनी दफा बना। ठीक है, तो हम एम्पिरिकल यूज कर रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी एग्जांपल ये दी हुई है कि एक ट्रैवल एजेंट है जी, वो 50 रिजर्वेशन वो कर रहा है। ठीक है, कि 12 विल बी द क्रूज। सो आउट ऑफ 50, 12 जो है वो क्रूज के होंगे, सो 12/50, सिंपल। ठीक है। ओके, जो थर्ड हमारे पास डेफिनेशन है विच इज अ सब्जेक्टिव, या इसको आप कह सकते हैं जजमेंटल प्रोबेबिलिटी। ये ज़्यादातर आप कह लें कि इंट्यूशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड आप प्रोबेबिलिटी कर रहे होते हो। जैसे बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर कोई यूज़ किया जाता है कि आप अपना नॉलेज या एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए कहते हो कि ओके, स्टॉक प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी या ऑल प्राइस डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। हेलो। ठीक मतलब हम्म। पूछना था कि अगर हम ऊपर वाले टाइप की एग्जांपल लें कि हमने 20 बार टायर फेंका और हम्म। उसमें 12 बार 5 आया, तो हम्म। अगर हमें इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 12 डिवाइडेड बाय 20। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज बेसिकली दिस। और सिमुलेशन के अंदर जो, या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च के अंदर जब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे वो इस बेस के ऊपर कैलकुलेट की जा रही होती है। ठीक है। जी ठीक है। ठीक। ओके। सो अब हमारे पास सर कुछ, जी जी जी। सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन है, मुकम्मल एजुकेटेड गेसिंग है जो आपने लास्ट वाला बताया इसमें, यानी इंट्यूशन बेस्ड है मुकम्मल? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है कि मसलन अच्छा। आप, ये बेसिकली जजमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहलाती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मसलन जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, ठीक है, तो मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट मेरे पास बिजनेस का नॉलेज है, मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है। तो मैं क्या जी कहूँगा कि मैंने देखा है कि जी अगर ये सिनेरियोज अगर हो रहे हो तो हमारे स्टॉक की प्राइस है वो इतने परसेंट चांसेस है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अच्छा अच्छा। या इतने जी परसेंट चांसेस है डिक्रीज कर जाएगी। या फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ मैं ऑयल एक्सपर्ट हूँ, तो ऑयल एक्सपर्ट होने की वजह से मैं बता सकता हूँ कि जी ऑयल की प्राइसेस नेक्स्ट ईयर इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी। ठीक है। तो ठीक सर। मैं कोई डाटा नहीं यूज कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहा हूँ, अपना इंट्यूशन, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज यूज कर रहा हूँ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक सर। ठीक है। राइट, ठीक हो जी सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज बेसिकली डिफरेंट फंडामेंटल्स लॉज हैं। कि आपके पास, हमने इवेंट की बात की, इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, इवेंट्स आपस में यूनियन हो सकते हैं, इंट्रैक्शन हो सकते हैं, या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या जिनको हम कहते हैं कि वो कॉमन नहीं है। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि दो दो इवेंट्स इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। ठीक है। मसलन उनका आपस में इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा जीरो होगा या एम्प्टी सेट होगा। क्लियर। ठीक जी जी। जी सर। सो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। सो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो जीरो होगा। सो दिस इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एग्जांपल।
दिस इज अ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नॉट म्यूचुअली मीन कि उनके दरमियान कोई ना कोई चीज कॉमन होगी, तो ऐसे इवेंट्स को हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं. क्लियर? ओके. यस. ओके. ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी? कम्प्लीमेंट. कम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है? कम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट से मुराद ये है कि मीन वो वाला इवेंट जो है वो सिस्टम के अंदर मीन वो अगर नहीं कर रहा, बल्कि उसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिस्टम के अंदर या सैंपल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा. ठीक है, सो दैट मीन set of all outcomes in a sample space that are not included in A. ठीक है, They don't know without सब. ठीक. तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा. सो बेसिकली हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1. सो बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. क्लियर? Yes sir. ठीक है. ओके, सो ये तीन जो है वो बेसिक इसके रूल्स हैं कि आपके पास किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहेगी. ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो बेसिकली ये ओमेगा जो है ये आपके होल सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है जी. जी सर. थर्ड हमें वो ये बता रहा है कि अगर आपके पास A1, A2 अप टू AN तमाम के तमाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तमाम ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उसको अगर हम सम कर दें, सो दैट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइन ऑल द इवेंट्स, मीन उनके यूनियन की वो प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है, सर इस पॉइंट को क्या मतलब सर? इसका मतलब ये है कि मसलन फॉर एग्जांपल मेरी एक सैंपल स्पेस है, जैसे मेरे पास ये एक सैंपल स्पेस है, इसमें मेरे पास एक इवेंट ए है. ठीक है, जी जी. एक मेरे पास इवेंट बी है, एक मेरे पास इवेंट सी है. इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है. ठीक है, अच्छा. तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे मस्ट बी इन अ सीक्वेंस आ रहे हो, एक ही सीक्वेंस में हो. ठीक राइट है, सर. ठीक है, और उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, मीन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 निकालेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 निकालेंगे, इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ AN निकालेंगे. ठीक है, राइट सर. अगर हम उन तमाम प्रोबेबिलिटी को जमा कर दें तो वो बेसिकली उन तमाम इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कहलाएगी. सही सर. ठीक है, सो उसको हम यूं लिख सकते हैं. बट अगर दो या दो से ज्यादा, अगर दो इवेंट्स की हमने कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, जैसे यहाँ पे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, उनमें ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन है. जी जी. ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उनको सिंपल जमा नहीं करेंगे, बल्कि जो कॉमन पार्ट है उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट भी करना है. ठीक है, मीन उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो हमारे फिर उसकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, सो बेसिकली इसका जो फार्मूला है ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN. ठीक है, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2. ठीक है जी, प्लस अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN. So, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे. इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जबकि अगर उनमें उन इवेंट्स के दरमियान कोई चीज कॉमन होगी तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे. तो इसलिए जो चीज कॉमन होगी वो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. राइट? सही. ओके, नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. बेसिक प्रोबेबिलिटी क्लियर है? जी सर. ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है कि जी हम अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बट वी ऑलरेडी नो
कि एक और इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, ठीक है। मीन वी वांट टू कंप्यूट आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है जी। राइट सो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाती है, बजाय इसके कि मुझे इस पूरी की पूरी सैंपल स्पेस को देखना पड़े कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ऑलरेडी पता है कि इवेंट ए अकर हो चुका है, ठीक है। जी जी तो इवेंट ए ने तो होना ही होना है अकर, और यानी कि हो चुका है ऑलरेडी अकर। तो मुझे अब ये प्रोपोर्शन करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी विल अकर गिवन ए ऑलरेडी हो चुका है। सो इसका मतलब ये है कि इसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम क्या करेंगे, जो इनके इंटरेक्शन है, मीन इनकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है, उसको जो इवेंट अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा गिवन ए, राइट सर ठीक है। इसी चीज को हम इनवर्सली यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे लिखना चाह रहे हो। सो जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। सर मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये हमें इंटरसेक्शन को, मतलब ये मैंने पहले भी पढ़ी थी सर, इसमें हम इंटरसेक्शन को क्यों देख रहे हैं सर? इसलिए देखें, जी जी कंडीशन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, वो कहता है कि हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, हमें नहीं पता इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अच्छा जी गिवन गिवन ये है कि ये वाला इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। ठीक सर सो दैट मीन ये जो ब्लू सर्कल है ये ऑलरेडी मौजूद है, ओके सर ठीक है। आप हमें ये बताओ कि जो बी के अकर होने के चांसेस क्या है। सो बी के अकर के चांसेस क्या है, ए तो हो चुका है, इट मीन मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे बेसिकली ये वाले पोर्शन वो जो है, क्योंकि ए तो ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है। तो अब आपकी बेसिकली सैंपल स्पेस ये वाली है, ब्लू वाली, जी ब्लू जी सर्कल, ठीक है। तो मुझे अब कैलकुलेट करना है कि बी के अकर होने के चांसेस क्या हैं, क्योंकि ए तो ऑलरेडी अकर हो चुका है, इट मीन बी का पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा अगर वो अकर होगा तो। तो ये भी तो हो सकता है जो इवेंट अक्सर हुआ है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। नहीं, ये देखें आपके पास यहाँ पे कंडीशनल में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी बता रहा है कि ए अकर हो चुका है, जी ए अगर हो चुका है लेकिन बी उसको ओवरलैप कर रहा है, कि क्या ये मस्ट है ओवरलैप करना एक? ऑब्वियसली अगर हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग हो रही होगी तो होगा, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका फार्मूला टोटली डिफरेंट हो जाएगा, वो अभी हम बात करते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। राइट क्लियर हो गया हमारा? जी जी सर ठीक है, ओके। सो अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, इसमें जो एग्जाम्पल हमारे पास ले रहे हैं वो कह रहे हैं जी 5 रेड चिप्स हैं, 4 ब्लू चिप्स हैं, 6 वाइट चिप्स हैं एक बास्केट के अंदर। हम दो जो चिप्स हैं वो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम उनको रिप्लेस नहीं कर रहे, मीन इसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि जो सेकंड चिप है वो रेड है, ठीक है। सेकंड चिप मीन इवेंट बी जो है वो रेड है, गिवन दैट जो फर्स्ट चिप है वो ब्लू है, ठीक है। सो इट मीन टोटल हमारे पास क्या है, कितनी चिप्स हैं, 5 + 4 + 6, ठीक है। सो टोटल 15 है, जिनमें से हमने 2 चिप्स निकालनी है और हमें ये ऑलरेडी पता है कि पहली जो चिप है वो ब्लू है, ठीक है। सो ब्लू चिप की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, ठीक है। ब्लू चिप की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, ब्लू चिप की 5 ऑफ 14 सर 15 हाँ, अगर हम सिर्फ ब्लू चिप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सॉरी चाहें जी क्योंकि जी वो फर्स्ट है,
ठीक है, अभी हम सेकंड वाले को बोल रहे हैं। सो ब्लू चिप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/15, 4/15। ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें वो ये कह रहा है कि आप का जो पहली चिप हमने ड्रॉ की है वो ब्लू है, ठीक है, और हमने आगे कहा कि उसको रिप्लेस नहीं करना आपने। सो टोटल 15 है, उनमें से एक निकली वो ब्लू है, तो हमें ये पता है कि जो पहली चिप है वो ब्लू है। इसका मतलब है 15 की बजाय अब कितनी रह गई, 14, ओके सर। ठीक है। सो 14 में से रेड आने के चांसेस कितने हैं? टोटल रेड चिप्स कितनी है, 5, 5, जी जी। ठीक है। सो 5/14 आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्टिंग अ रेड चिप गिवन फर्स्ट इज ब्लू, ब्लू। ठीक है। जी जी बिल्कुल, मतलब फर्स्ट निकल गई क्योंकि वो ब्लू थी सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, 14 ऑफ वो, ठीक। चलिए मुझे इसका जरा आंसर बताइएगा। वो कह रहे हैं 100 college students were surveyed and asked how many hours a week they spent studying. The results are in a table below. Find the probability that students spent more than 10 hours given that student is male. जी। More than 10 hours, sir. हम्म, Or only male. 16/49, 16। ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये 49 कैसे हो जाएगा टोटल? ओके, टोटल मेल स्टूडेंट। क्योंकि आपको कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 10 आवर्स, सो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक हो मोर गया। देन 10 आवर के लिहाज से। लेकिन वो कह रहे हैं गिवन दैट स्टूडेंट इज मेल, सो स्टूडेंट मेल, टोटल मेल कितने हैं, 49, 49, ओके। ठीक है। सो और दैट मीन 59 मोर। 16/49, ओके ओके, ठीक है। ठीक है। ओके, अगर मैं ये कहूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्पेंड बिटवीन 5 to 10 hours जी जी। गिवन दैट स्टूडेंट इज फीमेल, तो फिर क्या होगा? 24/51 सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक। ओके, अब हम आ जाते हैं इंडिपेंडेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी, कि अगर आपके पास दो इवेंट्स वो इंडिपेंडेंट हैं, वो जो आप लोग बात कर रहे थे, ठीक है, राइट, कोई यूनियन नहीं है सर। बिल्कुल, मीन उनके दरमियान कोई भी चीज गिवन नहीं है, ठीक है। राइट सर। सो देन अगर आपने कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और उनके दरमियान कोई भी कॉमन नहीं है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ही बराबर होगा, ओके सर। ठीक है। इसी तरीके से अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमने निकालना है और वो इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही बराबर होगा, ठीक सर, बिल्कुल क्लियर। यस। बट अगर डिपेंडेंट है, जो हमने वो पीछे फार्मूला देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो इनका फार्मूला हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो हम क्या करते हैं कि इस सूरत में क्या ये डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। सो अगर डिपेंडेंट है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव रूल आ जाता है। सो मल्टीप्लिकेटिव रूल क्या है कि दोनों इवेंट के इकट्ठे अकर होने के चांसेस क्या हैं, तो हम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बने। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव लॉ। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया मेन से। बिल्कुल, ये किस सूरत में है, अगर आपके इवेंट जो है वो डिपेंडेंट है, बट अगर ये इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। किस तरह सर? ओके। अगर ये इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट में हमने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैसे क्या था, बी और ए के ही बराबर था ना, जी जी। तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली उनकी प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, बिकॉज प्रोबेबिलिटी। बच्चे डिपेंडेंट में ये ऑलरेडी इंटरसेक्शन की तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट द टू इवेंट विल अकर। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाह रहे हैं,
और हम ये कह रहे हैं कि ए जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है या बी ए पे डिपेंड कर रहा है। अगर ए बी पे डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू ए गिवन बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर बी ए पे डिपेंड कर रहा है तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक। ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप अपने इवेंट को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो। हाँ, और सर इससे नीचे आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए में इंडिपेंडेंट वैल्यू पुट कर दी, विच इज बिल्कुल इक्वल टू। नहीं, ये नीचे वाला हम ये कह रहे हैं कि हम अगर दोनों इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, मीन उनकी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, बट वो ए और बी आपस में डिपेंड ना करें बल्कि इंडिपेंडेंट हो, राइट सर, ठीक है। सो ऊपर वाला फार्मूला है जब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो, जबकि नीचे वाला फार्मूला है कि जबकि वो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है। और सर यही अगर ऊपर ए गिवन बी होता तो नीचे हम पी ऑफ ए लिख देते सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप इस फार्मूला की बात कर रहे हो? सर ये मैं ब्लू, जी जी, इस जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर होता एंड में, हाँ, अगर यहाँ पे ए गिवन बी होता तो फिर यहाँ तो पे नीचे यहाँ पे फिर ए नहीं होना था, यहाँ पे फिर बी होना था, राइट 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 सर। ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आपने इवेंट्स को कैसे डिफाइन की है, ठीक सर। ठीक है। ओके, सो अब हम ये जो है वो एग्जांपल देख रहे हैं। जी 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 जी, पूछे पूछे। जी सर, मुझे पूछना था इंटरसेक्शन और यूनियन, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ओके, क्या ये डिफरेंट है? मैं बताता हूँ। जब हम पढ़ रहे थे ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, हमने उस वक्त ये कहा कि जब ए और बी जो है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से क्या मुराद है, वहां पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का नहीं था, मीन उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। सो जब कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो हमने क्या करना है, उन दोनों इवेंट्स को आपस में प्लस कर देना है सेपरेटली, ठीक है। स्टैट्स के अंदर या प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के अंदर क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है, ठीक है। सो इस और का या यूनियन का मतलब क्या है कि एटलीस्ट या ए अकर होगा या बी अकर होगा, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अकर, क्लियर। एटलीस्ट वन ऑफ देम का अकर होने का मतलब क्या है कि ए भी अकर हो सकता है प्लस बी भी अकर हो सकता है, तो इसलिए हम प्लस यूज कर लेते हैं, ठीक है। और जब ये हम कहते हैं कि ए यूनियन बी की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बट ये दोनों इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बल्कि नॉट म्यूचुअली है, मीन ये इनके दरमियान कोई ना कोई चीज कॉमन है, तो फिर हम ए प्लस बी माइनस जो इनमें चीज कॉमन होती है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे ही करते थे, ठीक है। अब जब हम आ जाते हैं कंडीशनल में, कंडीशन से मुराद बेसिकली ये होता है कि जब आप आते हो इंटरसेक्शन सिनेरियो में, ठीक है, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी के अंदर मतलब होता है एंड, ठीक है। एंड का मतलब ये है कि इट मीन कि एक अगर अकर हुआ डिपेंडिंग अपॉन द सेकेंड, ठीक है। अब एंड की सेंस में हमें ये देखना पड़ेगा कि ए और बी क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ये दो इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो यूज दिस फार्मूला, ठीक है। अगर ये आपस में डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट है, देन यूज दिस फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, जी बिल्कुल, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की अब ये एग्जाम्पल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि हम 2 कार्ड्स जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट,
ठीक है, कहते प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो आपके पास दो कार्ड्स निकले हैं वो पहला डायमंड का है, ठीक है, एंड अ स्पेड, मीन जो दो कार्ड आपने निकाले हैं वो डायमंड और एंड स्पेड के हैं, ठीक है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। डायमंड टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13, स्पेड टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है। अब क्योंकि हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, सो विदाउट रिप्लेसमेंट, हेलो हेलो जी जी सर। जी, मैं कह रहा हूँ कि जब 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 विदाउट रिप्लेसमेंट आप कर रहे हो तो इट मीन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं डायमंड इंटरसेक्शन स्पेड। हेलो जी 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 सर आ रही है। ठीक है, ओके, सो जब हम डायमंड इंटरसेक्शन स्पेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे डिपेंडेंसी पर्सपेक्टिव से चीज़ को देख रहे हैं। सो इसका डिपेंडेंसी पर्सपेक्टिव से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है विदाउट रिप्लेसमेंट कि आपने जब पहला कार्ड निकालना है, ठीक है, उसके बाद आपने उसको रिप्लेस नहीं करना है, तो वो हमसे प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ डायमंड एंड देन सिलेक्टिंग अ स्पेड, मीन पहला जो कार्ड है वो डायमंड है और देन हम स्पेड सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मीन जो सीक्वेंस वो बता रहा है। सो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि डायमंड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड गिवन पहला जो था वो डायमंड था, ठीक है, ठीक है। सो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, डायमंड टोटल थे 13, ठीक है, जबकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स थे 52, सो 13/52 आ गया। क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है इट मीन पहला कार्ड डायमंड निकल चुका है, सो टोटल कार्ड जो 52 थे वो कम होकर 51 रह गए, ठीक है, और जबकि जो सेकंड कार्ड है वो स्पेड है, सो टोटल स्पेड कितने 13, सो मल्टीप्लाई बाय 13/51, ठीक है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, सो 0.064 चांसेस हैं कि जो पहला कार्ड होगा वो डायमंड होगा और देन जो सेकंड कार्ड होगा वो स्पेड होगा। सो हियर